मित्रों, नमस्कार। आगामी सोमवार के दिन हमारे प्रधानमंत्री भारत के पंचायत सदस्यों से सीधे बात करेंगे। पिछले दिनों एक बैठक उन्होंने मुख्यमंत्रियों के साथ की थी और उसके बाद क्या हुआ हम लोग जानते हैं। कोई ख़ास बात नहीं, सिर्फ अपना लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया और उसके बाद अब सीधे पंचायत के सदस्यों से बात करेंगे। हमारा सवाल है कि वो आखिर बात क्या करेंगे, वे क्या कहेंगे। वे कुछ उपदेश, तथाकथित उपदेश देंगे जिनका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि उनकी बातों में कोई वैज्ञानिकता का हमेशा अभाव रहता है। इसके बावजूद हो सकता है कुछ तथ्यों को रखे, अपनी उपलब्धियों का बखान करे, जैसा कि अभी किया जा रहा है। कह रहे हैं कि डबलिंग रेट हमारे यहाँ कम हो गई। ये सब डबलिंग रेट से मतलब कि पहले 75 दिन में हमारे यहाँ 10,000 कोरोना से संक्रमित मामले आए थे। उसके बाद 8 दिन में और 10,000 बढ़ गए। लेकिन इनके हिसाब से डबलिंग रेट जो है, दुनिया के पैमाने पर, दुनिया के दूसरे देशों में जिस रफ्तार से प्रारंभिक चरण के बाद कोरोना बढ़ा, उसकी तुलना में हमारे यहाँ कम रफ्तार से बढ़ रहा है। ये कोरोना या ये किसी भी महामारी से निपटने का ये कौन सा तरीका है? ये आपके चरम निकम्मेपन को दिखाता है। आपने आखिर किया क्या? आपने सिर्फ समय बिताया, आपने समय को रोक करके समय बिताया, जैसे कि आप पूरी तरीके से एक असमर्थ व्यक्ति बला के टलने की कल्पना करता रहता है। आपका पूरा रवैया वही रहा। आपने कोई भी प्रकार की सकारात्मक पहल कुछ नहीं की, जिससे कि इस बीमारी से आप सीधे सीधे मुकाबला कर सकें। जो तमाम समाचार आ रहे हैं इस बीच में, आपने कुछ टेस्टिंग किट्स वगैरह का आयात किया, लेकिन उन सब में भी घोटालों की खबरें हैं। वे भी बेकार साबित हो रहे हैं। आज ही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि 3 प्रकार के टेस्टिंग किट जो कोरोना के लिए बाज़ार में है, उनमें एक जो रैपिड टेस्टिंग किट है, उन्हें बेकार घोषित कर दिया गया है। उनके प्रयोग पर अभी खुद केंद्रीय सरकार ने रोक लगा दी है। और दूसरा जो एक और पीसीआर किट जिसको कहते हैं कि जिसमें, तो उसे भी सरकार ने उसमें भी काफ़ी खामियां पाई है। और ख़ास तौर पर उसके साथ जो सबसे बड़ी समस्या है कि उसमें संक्रमित लोगों के सैंपल्स को प्रयोगशाला तक पहुंचाने के लिए एक और माध्यम की ज़रूरत होती है। तो आप जितने किट्स दिए गए हैं उसकी तुलना में माध्यम बहुत कम दिए गए हैं। इस वजह से जिन सरकारों के पास वे किट्स उपलब्ध है, उनको भी वो पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास उन सैंपल्स को लेबोरेटरी तक पहुंचाने के माध्यम उपलब्ध नहीं है। और तीसरा एक एंटीजन किट्स कहते हैं, वो ममता बनर्जी कह रही थी किसी अस्पताल में ही नहीं है। हमारे कहने का मतलब है कि क्या है आखिर, किस तरह की तैयारियां चल रही है। यह एक बहुत ही अजीब किस्म का रवैया है। ये हर निठल्ले व्यक्ति का जो दृष्टिकोण होता है, और जब शासक निठल्ला होता है तो वो कितना निष्ठुर होता है, इसका मोदी जी के तमाम कामों के जरिए हम इसे समझ सकते हैं।
उन्होंने कभी समय को कभी का कोई मूल्य ही नहीं लगाया। उनके लिए समय हमेशा रुका हुआ रहा। इसीलिए 8 बजे किसी घोषणा के लिए आते हैं और 4 घंटे की अवधि में उसे लागू कर देते हैं। बड़े से बड़ी, वो भले नोटबंदी का मामला हो या जीएसटी हो या उसके बाद अपना अभी हम लोगों ने देखा लॉकडाउन। ये लॉकडाउन क्या है? क्या इस लॉकडाउन से आपको समय मिल सकता था थोड़ा बहुत, लेकिन इसमें भी एक प्रकार के विवेक की जरूरत है। इसमें भी आपको समझने की जरूरत है कि लॉकडाउन, जैसे कि उद्योगों में पूंजीवाद के नियमों की यदि आप का अध्ययन करें तो आप देखेंगे कि जब प्रतिद्वंदिता के चलते पूंजीपतियों के मुनाफे की सामान्य दर में गिरावट होती है, तब उसके एक प्रत्युत्तर के तौर पर उसे रोकने के लिए भी कुछ उद्योग के कुछ हिस्सों को बंद कर दिया जाता है, लॉकआउट किए जाते हैं, और उससे मुनाफे की दर, सामान्य दर में गिरावट को मजदूरी की सामान्य दर में गिरावट में बदलकर समस्या से निपटा जाता है। ये तरीका है। और ये लॉकडाउन का मतलब यही है कि यह एक दरिद्रीकरण का फार्मूला है। कहने के लिए तो हम आपकी जान बचा रहे हैं, लेकिन अंततोगत्या यदि इससे निकलने का आपके पास कोई रास्ता नहीं है और यदि इसका विवेकपूर्ण ढंग से इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो यह आम लोगों को दरिद्र बनाने का, भूख से मारने का एक तरीका हो जाता है। और इस मामले में हमने देखा है कि मोदी जी की कोई बराबरी नहीं है। दरिद्रीकरण के कार्यक्रम में वे किसी से भी आगे रहते हैं। इसीलिए अमेरिका के एक जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के ग्लोबल हेल्थ एंड बिजनेस एंटरप्राइज के संस्थापक स्टीव हैंकी ने मोदी के बारे में कहा है कि इनके पास में योजना नाम की कोई चीज़ नहीं है। योजना कुछ समझते नहीं है। ये किसी परिस्थिति से योजनाबद्ध तरीके से मुकाबला किया जा सकता है, ये हमेशा औचक कुछ कर जाने पर विश्वास करता है। सुचिंतित कदम उठाना इनके वश में नहीं है, और अन्यथा चुपचाप समय बिताना। जैसे अभी मैं देख रहा था, हमारे हिंदी के ही एक मित्र कुछ एक वेब पत्रिका निकालते हैं, समालोचन। उसमें एक सुजीत कुमार सिंह का एक बहुत दिलचस्प लेख था, जिसमें 100 वर्ष पहले जब भारत में प्लेग, हैजा और इन्फ्लुएंजा की जैसी महामारियाँ आई थी, उस समय में हिंदी की तत्कालीन पत्रिकाओं में किस प्रकार से क्या क्या लिखा जा रहा था, किस तरह से उसको देखा जा रहा था। उससे हमारे समाज की स्थिति का कुछ एहसास मिलता है, का कुछ अंदाज मिलता है। उसमें था कि उसमें उन लेखों को पढ़ने से लगता है कि जैसे किसी के पास कुछ करने को कुछ नहीं था। सब खामोशी से बस या तो समय बीत जाए किसी तरह, या तो मौत मिलेगी या जी जाएगी तो जी जाएगी। और कुछ लोग थे जो जंतर मंतर के उपाय सुझा रहे थे। वैज्ञानिक पद्धति से पूरी समस्या का रोग से निपटने का के रास्ते पर सबसे कम चर्चा चल रही थी। यहाँ तक कि उसमें लिखा है कि हमारे हिंदी नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु बाबू, वे तक कह रहे हैं कि हैजा से बचने के लिए जंतर पहनिए। तो ये सब चीज़ें, ये एक खास प्रकार का नज़रिया है। ये इस रोग से हम अपने पिछड़ेपन के कारण से इसमें फंसे हुए हैं, इस नज़रिए। और कोरोना के मामले में हम साफ तौर पर ये देख रहे हैं, हम किसी भी प्रकार की कोई प्रोएक्टिव गतिविधियाँ
वास्तव अर्थों में शुरू नहीं कर पा रहे हैं। हमारे डॉक्टरों ने यहाँ पर कुछ प्लाज्मा टेस्ट वगैरह कुछ करने शुरू किए हैं, लेकिन वो बहुत कम है, और अधिक से अधिक हम निर्भर रह रहे हैं विदेशों में जो कुछ हो रहा है उन पर। तो हमारे कहने का मतलब है कि ये जो नज़रिया जो है, जैसे कि हमारे सरकार ने मान लिया है कि महा विपत्ति आ गई है, सब तबाही की तरफ बढ़ना है, अब उसे किसी तरीके से झेल लिया जाए, और लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। एक निष्ठुर और निठल्ला शासक यही करता है। हिटलर जैसा आदमी जब हार रहा है, बुरी तरीके से उसकी सेना पराजित हो रही है, पीछे हटती जा रही है, उस समय भी लोग अपने सैनिकों को लगातार झोंकता चला जा रहा है कि नहीं, पीछे लड़ मर जाओ और तबाही मचाओ और तबाही मचाओ। कहते इसी प्रकार का एक जो नज़रिया जो है कि बैठे ठाले आपको कोई सकारात्मक समाधान आपके दिमाग में नहीं है, आप समय बिता रहे हैं और चारा बना रहे हैं आप लोगों को। ये जो समस्या है, इससे कैसे आखिरकार निकला जाएगा? और हमारे प्रधानमंत्री, इनके पास में कुछ नहीं है। ये सामान्य स्थिति हो जाए उसके बाद के दूसरे राजनीतिक उद्देश्यों के लिए ज़्यादा काम कर रहे हैं। ये कर रहे हैं समाज को किस तरीके से इस तरह इसका सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो कि इसके बाद में उनको कुछ लाभ मिल जाए। हमारे कहना मतलब ये इन पक्षों पर बहुत गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। ये हमारे समाज को अंदर से पग्गू कर देने का एक तरीका है, और इससे जब तक मुक्त नहीं हुआ जाएगा, हम समझते हैं कि इस बीमारी से कोई सही सबक निकालना लेना असंभव होगा। नमस्कार।